वह सबसे शक्तिशाली सेज था, जिसने इंसानियत को विनाश से बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। मॉन्स्टर्स और उनके राजा के खिलाफ आखिरी युद्ध में उसने अपनी सारी मैजिक झोंक दी और अंत में थककर मृत्यु को गले लगा लिया। लेकिन यह उसका अंत नहीं था। 50 साल बाद वह एक नए लड़के के शरीर में पुनर्जन्म लेता है। जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं, वह खुद को एक अस्पताल में पाता है। जख्म जो जानलेवा थे, अब पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। वह खुद को आईने में देखता है। यह चेहरा, यह शरीर, ये तो उसका नहीं है। तभी कमरे में एक नर्स और डॉक्टर आते हैं। नर्स उसे कुसनागी कहकर बुलाती है। यह नाम उसके लिए बिल्कुल अनजाना है। डॉक्टर उसके घावों की जांच करता है और चौंक जाता है। उसके शरीर में कोई चोट नहीं बची। डॉक्टर सोचता है कि उसे किसी पवित्र मैजिक से ठीक किया गया है। कुसनागी यानी पूर्व सेज को समझ आता है कि उसका नया शरीर खुद को मैजिक से ठीक करने की क्षमता रखता है। वह डॉक्टर से पूछता है कि उसकी मैजिक पावर खत्म हो गई है क्या। डॉक्टर उसकी बातों से हैरान रह जाता है। जब वह कहता है कि वह अभी अभी क्लमिटी के दौरान मॉन्स्टर्स से लड़ रहा था, तो डॉक्टर और नर्स सन्न रह जाते हैं। डॉक्टर उससे पूछता है कि अभी कौन सा साल चल रहा है। वह कहता है 1970। लेकिन डॉक्टर बताता है यह साल 2022 है और उसका नाम कुसनागी मनाटो है। वह विश्वास नहीं कर पाता, पर टीवी स्क्रीन और कैलेंडर देखकर वह समझ जाता है यह सच है। वह पुनर्जन्म ले चुका है, इस नई दुनिया में एक नई पहचान के साथ। अब सवाल यह है, क्या वह इस दुनिया में भी सबसे ताकतवर बन पाएगा, या यह युग उससे कुछ और चाहता है। मैं एक पतला डिवाइस देखकर हैरान रह जाता है। हमारा लड़का उलझन में पड़ जाता है और सोचने लगता है कि क्या वह वाकई भविष्य में पहुंच गया है। डॉक्टर उसे कैलामिटी के बारे में कुछ जानकारी देता है, जो हमारे लड़के ने पहले बताई थी। वह याद करता है कि यह 50 साल पहले हुआ था, लेकिन उसके बाद कभी नहीं हुआ। प्रोटैगनिस्ट को डॉक्टर की बात पर यकीन नहीं होता और वह पूछता है कि फिर सारे मॉन्स्टर्स का क्या हुआ। डॉक्टर इसे शांति का युग कहता है और बताता है कि अब तो शायद ही कोई मॉन्स्टर बचा हो। कुसांगी को 2:32 पता चलता है कि अब दुनिया में वाकई शांति आ गई है और वह राहत की सांस लेते हुए भगवान का शुक्रिया अदा करता है और मुस्कुराने लगता है। डॉक्टर बताता है कि इचामी, जिसके बारे में वह बात कर रहा है, वह तो 50 साल पहले कैलामिटी में मर गया था। उसे एक हीरो माना जाता है, जिसने इंसानियत को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया। डॉक्टर को यकीन नहीं कि कुसानेगी वही इचामी अत्सुमू है। हमारा लड़का मान लेता है कि वह 50 साल पहले मर गया और किसी तरह कुसानेगी मानतों के रूप में पुनर्जन्म ले चुका है। उसे यह समझ नहीं आता कि यह सब कैसे हुआ। एक हफ्ता गुजरता है और वह अपने अपार्टमेंट में पहुंचता है और कुसानी के कमरे को देखता है। उसे दुख होता है जब वह पुराने कुसानी की जिंदगी के बारे में जानता है। उसके माता पिता जब वह छोटा था तभी गुजर गए थे। उसे उसके नए फॉस्टर पेरेंट्स ने भी निकाल दिया था और वह एक घटिया बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया था। तब से कुसानगी अपने माता पिता की विरासत से ही जी रहा है। प्रोटैगनिस्ट ने पहले कभी रीइंकार्नेशन मैजिक के बारे में नहीं सुना था। वह सोचता है कि शायद यह भगवान का कोई चमत्कार है या यह सब बस यूं ही हुआ। वह कुसानगी का मैजिक एकेडमी कार्ड देखता है और उसे याद आता है कि उसके जमाने में ऐसा कोई एकेडमी नहीं था। उसे यह दिलचस्प लगता है, तभी उसका फोन बजने लगता है। वह सोचता है यह क्या है और फोन उठाता है। उसे टड़ानो नाम का कोई व्यक्ति कॉल कर रहा है, लेकिन वह समझ नहीं पाता कि क्या करना है। कुसाने की कॉल इग्नोर कर देता है और फोन फेंक देता है। लेकिन फोन फिर से बजता है और एक मैसेज आता है। तड़ानो लिखता है कि उसे पता चल गया है कि हमारा लड़का हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया है और वह चाहता है कि कुसानगी जल्द स्कूल वापस आ जाए, क्योंकि उसके पास पैसे खत्म हो रहे हैं। अगले दिन हमारा लड़का मैजिक एकेडमी जाता है और जब वह स्कूल में दाखिल होता है तो इधर उधर देखने लगता है। उसे फिर से स्कूल जाने का एहसास अच्छा लगता है। तभी वह देखता है कि एक स्टूडेंट डमी डोल पर अपना मैजिक इस्तेमाल कर रहा है। कुसानगी निराश हो जाता है यह देखकर और सोचता है कि सबकी मैजिक पावर्स कितनी कमजोर हैं। वह और स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करता है और महसूस करता है कि यह सब तो बिल्कुल बेकार हैं। उसे यकीन नहीं होता। उसे याद आता है कि उसके जमाने के न्यूबीज भी इनसे 10 गुना ज्यादा मजबूत होते थे। वह अपने क्लासरूम में दाखिल होता है और अपनी सीट पर बैठता है। वह एक्साइटेड महसूस करता है अपने नए एकेडमिक लाइफ को लेकर और सोचता है कि क्या उसके क्लासरूम में कोई दोस्त भी है। तभी एक लाल बालों वाला स्टूडेंट 2 और बच्चों के साथ क्लासरूम में आता है। वह पूछता है कि हमारे लड़के ने उसके टेक्स्ट को क्यों इग्नोर किया, जबकि वह सिर्फ कुसानागी है। प्रोटैगनिस्ट उसे पहचान नहीं पाता, तो शालीनता से उसका नाम पूछता है। टडानो गुस्से में आकर टेबल पर लात मारता है और फिर से अपना नाम बताता है। वह कुसानागी को कमजोर और बेकार कहता है, लेकिन हमारा लड़का उसे गंभीरता से नहीं लेता।
वह अचानक याद करता है कि यही वह लड़का है जो उसे कॉल कर रहा था। उसे लगता है कि टडानो उसका दोस्त है। टडानो शातिर मुस्कान के साथ अपना हाथ आगे बढ़ाता है और पैसे मांगता है। कुसानगी सोचता है कि वह अच्छा दोस्त है और उसका हाथ पकड़ता है, यह उम्मीद करते हुए कि वह अच्छे दोस्त बन सकते हैं। टडानो गुस्से में आकर उसका कॉलर पकड़ता है और पैसे की मांग करता है। वह उसे डराने की कोशिश करता है और सोचता है कि उसके पास अभी भी उसके माता पिता की विरासत के पैसे बचे होंगे। कुसानागी को अंत में समझ आता है कि उसका पुराना रूप बुलीड किया जाता था। टडानो उसे एक पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक नीले बालों वाली खूबसूरत लड़की क्लासरूम में प्रवेश करती है। वह सबको गुड मॉर्निंग विश करती है। उसकी सुंदर मुस्कान टडानो को शांत कर देती है। वह हमारे लड़के को छोड़ देता है, लेकिन साफ कर देता है कि उसे पैसे चाहिए। बाद में कुसनागी को गुस्सा आता है, लेकिन बुली क्लासरूम छोड़ देता है। क्लास शुरू होती है और टीचर कैलामिटी के बारे में बात करता है, जिसे फाइनल कैलामिटी भी कहा जाता है। 50 साल पहले दुनिया भर में मॉन्स्टर्स आ गए थे और इंसानियत निराश हो गई थी, लेकिन एक महान सेज जिसका नाम इचामियत सुमु था, इंसानियत को बचाने के लिए डटा रहा। उसने कभी हार नहीं मानी और अकेले ही सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया। अंत में उसने कलामिटी बॉस नामक डीमन गॉड का सामना किया, जो पूरे घटना का कारण था। इचामी ने अपनी जान दांव पर लगाकर फाइनल बॉस को हराया और तब से कलामिटी कभी वापस नहीं। टीचर स्टूडेंट से महान सेज के बारे में सवाल पूछता है। पहले की नीले बालों वाली लड़की हाथ उठाती है। उसका नाम मिजुआ है। टीचर उसे जवाब देने की अनुमति देता है। वह कहती है कि इचामी महान सेज है और पहले मैजिशियन थे जिन्होंने पहली कैमिटी में सरवाइव किया। वही इस एकेडमी की स्थापना का कारण भी है। उसकी आंखें एक्साइटमेंट से चमकने लगती हैं जब वह बताती है कि इचामी इंसानियत के हीरो हैं और दुनिया भर के हर मैजिशियन के आइडल हैं। टीचर पुष्टि करता है कि वह सही कह रही है और क्लास को सिखाता है कि वह महान सेज इंसान इतिहास का सबसे शक्तिशाली मैजिशियन है। वह सलाह देता है कि सब स्टूडेंट्स को उनके बारे में जानना चाहिए और आने वाले टेस्ट के लिए तैयारी करनी चाहिए। प्रोटैगनिस्ट शर्मिंदगी की महसूस करता है क्योंकि सब लोग इचामी की तारीफ कर रहे हैं। वह इस तरह की टॉर्चर की उम्मीद नहीं कर रहा था और एकेडमी ज्वाइन करने का पछतावा करने लगता है। उसे डॉक्टर की बात याद आती है और वह मानता है कि अब जब दुनिया पीसफुल हो गई है तो शायद इसी वजह से मैजिक कमजोर हो गई है। वह खिड़की से बाहर देखता है और अपने नए शांत जीवन का आनंद लेते हुए मुस्कुराता है। टीचर क्लास खत्म करता है और उम्मीद करता है कि सब कल होने वाली मैजिक पावर असेसमेंट एग्जाम के लिए तैयार होंगे। टडानो फिर से प्रोटोगोनिस्ट के पास आता है और पूछता है कि क्या उसने टीचर की बात सुनी। वो एक्साइटेड है और मानता है कि कुसानगी की डॉग लेवल मैजिक एबिलिटीज को देखना मजेदार होगा। हमारा लड़का सोचता है कि यह बुली चुप क्यों नहीं हो रहा। वह क्लासरूम से बाहर निकलने का फैसला करता है और जैसे ही वह जाता है, टडानो कहता है कि उसके माता पिता के पास भी कोई मैजिक एबिलिटीज नहीं थी। बुली उसे ऑर्फन कहकर हंसने लगता है। प्रोटैगनिस्ट आखिरकार पलटकर जवाब देता है। टडानो गुस्से में आ जाता है जब वह कुसानेगी को उसे इंसल्ट करते हुए सुनता है। उसका सब्र खत्म हो जाता है और वह कोई फायर मैजिक एक्टिवेट करता है। क्लासमेट शॉक्ड हो जाते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं। उनमें से एक सोचता है कि क्या वह क्लासरूम के अंदर ही ऐसी स्पेलिल का इस्तेमाल करने जा रहा है। टडानो स्पेलिल कुसानेगी की तरफ फेंकता है, यह उम्मीद करते हुए कि वह मर जाएगा। नीली बालों वाली लड़की उसे रोकने आगे बढ़ती है, लेकिन वह देर कर देती है। जैसे ही वह फायर ब्लास्ट कुसनागी की तरफ आता देखता है, वह बिल्कुल अनफेज्ड खड़ा रहता है। मैजिक अटैक उसे जोर से लगता है और सारे स्टूडेंट्स पीछे हट जाते हैं। मिजुआ इसे बेवकूफी कहती है और टडानो को ऐसे बेकार झगड़े में मैजिक इस्तेमाल करने से मना करती है ताकि कोई घायल ना हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही धुआं साफ होता है, कुसानगी बिना किसी चोट के बाहर आ जाता है। स्टूडेंट्स हैरान रहे और वह मानता है कि वह ऑफ गार्ड था। टडानो डर के मारे पूछता है कि कुसानगी अभी भी खड़ा कैसे है, जबकि उसे सीधा हमला लगा था। हमारा लड़का आसानी से लेवल 1 मैजिक को अपनी बैरियर से रोक सकता है। बिना अपनी असली पावर इस्तेमाल किए वह अब तक इंसल्ट सहन कर रहा था क्योंकि टडानो सिर्फ एक बच्चा है, लेकिन अब वह मानता है कि उसे सजा मिलनी चाहिए। एक ठंडे एक्सप्रेशन के साथ वह बुली की ओर बढ़ता है। टडानो घबराने लगता है और कुसानागी अपना मैजिक अनलीश करता है। सारे स्टूडेंट्स फ्रीज हो जाते हैं और हिल भी नहीं पाते। सब सोचते हैं कि क्या हो रहा है। मिजुआ भी सोचती है कि यह क्या हो रहा है। कुसानागी टडानो की तरफ बढ़ता है और अपना हाथ आगे करता है। टडानो डर के मारे कांपने लगता है, लेकिन तभी टीचर क्लासरूम में दाखिल हो जाता है और पूछता है कि यह आवाज कैसी थी। वह पूछता है कि क्या कोई अंदर मैजिक का इस्तेमाल कर रहा है। कुसानगी उन्हें आश्वस्त करता है कि अंदर कुछ नहीं हो रहा। उसे लगता है कि जादू बाहर से आया है। टीचर को याद आता है कि
आज कोई मैजिक एक्टिविटी नहीं होनी थी, लेकिन हमारा लड़का कहता है कि शायद उनके डिपार्टमेंट के बाहर कोई प्रैक्टिस कर रहा हो। टीचर स्मोक के बारे में एक्सप्लेनेशन मांगता है, तो कुसानगी कहता है कि वह बाहर से आया। टीचर उस पर भरोसा करता है, सभी को अपनी सीट्स पर लौटने को कहता है और फैसला करता है कि वह असली कल्पेट को ढूंढेगा। कुसानगी एक मुस्कान के साथ माफी मांगता है और सोचता है कि अब झूठा सबूत बनाना पड़ेगा ताकि केस क्लोज हो सके। सारे स्टूडेंट्स यहाँ लौटने को कहता है और फैसला करता है कि वह असली कल्पेट को ढूंढेगा। कुसानगी एक मुस्कान के साथ माफी मांगता है और सोचता है कि अब झूठा सबूत बनाना पड़ेगा ताकि केस क्लोज हो सके। सारे स्टूडेंट्स यहां तक कि मिजोहा भी चौंक जाते हैं। तड़ानो गुस्से में अपने दांत पीसता है। एमसी को लगता है यह सभी स्टूडेंट्स बहुत कमजोर है और उसे शक है कि यह कभी किसी मॉन्स्टर को मार भी पाएंगे। हालांकि कलामिटी 50 साल पहले खत्म हो चुकी है, उसे अब भी लगता है कि खतरनाक मॉन्स्टर्स इस दुनिया में मौजूद हो सकते हैं। वह खुद ही सब कुछ चेक करने का फैसला करता है। रात को वह मैजिक सर्कल्स का इस्तेमाल कर उशबुया पहुंचता है। वह तबाह हो चुके शहर को देखता है और अपने पास्ट लाइफ की यादें ताजा करता है। उसे कोई मॉन्स्टर नहीं दिखता और लगता है कि शायद पुलिस ने पहले ही सब कुछ संभाल लिया। तभी उसे एक मॉन्स्टर की ओरा और एक ह्यूमन की मौजूदगी का एहसास होता है और वह तेजी से वहां पहुंचता है। एक मॉन्स्टर एक सफेद बालों वाली लड़की को कोने में दबोच लेता है, जो डर से कांपती है और अपनी जान की भीख मांगती है। जैसे ही मॉन्स्टर उसे खाने की कोशिश करता है, हमारा लड़का बीच में आकर एक ही अटैक में उसे खत्म कर देता है। वह लड़की के कपड़ों पर एक पुलिस बैज देखता है, मान लेता है कि वह मैजिशियन पुलिस से है और उसे अगली बार सावधानी बरतने की सलाह देता है। वह उसका धन्यवाद करती है, लेकिन वह मैजिक सर्कल्स बनाकर वहां से गायब हो जाता है। लड़की सोचती है कि वह कौन था। उसे एक ग्रेट मैजिशियन लगता है, लेकिन वह हैरान होती है कि उसने बिना किसी चांटिंग के उस मॉन्स्टर को कैसे मारा। कुसनागी को अच्छा लगता है कि उसका चेहरा छिपा रहा, क्योंकि वह नया नया रिकारनेट हुआ है और नहीं चाहता कि लोग उस पर ध्यान दें। वो हैरान होता है कि एक पुलिस मैजिशियन इतने कमजोर मॉन्स्टर से मरते मरते बच गई। उसे लगता है अब तो पुलिस भी कमजोर हो चुकी है। उसे यकीन हो जाता है कि इस जनरेशन के लोग मॉन्स्टर से नहीं लड़ सकते। वह मुस्कुराता है और समझ जाता है कि अब इंसानियत को फिर से उसकी ताकत की जरूरत है। वह फैसला करता है कि इस इलाके के सारे मॉन्स्टर्स को खुद ही खत्म करेगा। अगले दिन एकेडमी में टीचर सभी से मैजिक पावर टेस्ट के लिए तैयार रहने को कहता है। वह चाहता है कि एट्रीब्यूट्स और मैजिक पावर दोनों सही से मापे जाए, क्योंकि मैजिशियन प्रोफेशन में यह जरूरी है। हमारा लड़का सोचता है कि उसकी पावर्स को इस अजीब से डिवाइस के बिना मेजर क्यों नहीं किया जा सकता। उसे स्टूडेंट्स के लिए यह जरूरी लगता है, लेकिन सोचता है कि एक टीचर को यह बेसिक मैजिक परसेप्शन तो आना ही चाहिए। मिजुहा आगे बढ़ती है और पूछती है कि क्या यह सही समय है। स्टूडेंट्स उन्हें बात करते देख हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि मिजुहा उसे क्यों बुला रही है। वह खुद को नोबल मैजिक हाउस मिजुहा यूका की दूसरी बेटी बताती है। कुसानगी को समझ नहीं आता कि नोबल फैमिली क्या होती है, तो वह बताती है कि ये 4 सबसे बड़ी जादुई फैमिलीज में से एक है। वह उसे नहीं पहचानता और पास्ट नोबल फैमिलीज को याद करता है। उसकी वीक मैजिक देखकर वह सोचता है कि इतनी कमजोर पावर के साथ ये नोबल होने का घमंड कैसे कर रही है। मिजुहा पूछती है कि वह इंटरेस्टेड क्यों नहीं है। उम्मीद करती है कि वह उसे लेकर ग्रेटफुल होगा। टडानो ईर्ष्या से दांत पीसता है और सोचता है कि वह दोनों क्या बात कर रहे हैं। कुसानगी पूछता है कि एक नोबल उससे जैसे लो लाइफ से बात क्यों कर रही है। मिजोहा चिढ़ जाती है, लेकिन नोबल होने के नाते शांत रहने की कोशिश करती है। वो पूछता है कि क्या उसे कोई मानसिक समस्या है। मिजोहा को याद आता है कि कल उसके ऊपर ब्लास्ट हुआ था और कुसानगी को कुछ भी नहीं हुआ था। वह सोचती है कि जरूर कुछ रहस्य है। तभी टीचर सबको मेजरमेंट्स के लिए तैयार रहने को कहता है और कुसानगी मुस्कुराते हुए वहां से निकल जाता है। मिजुहा फैसला करती है कि वह उसके असेसमेंट्स के बाद उसका असली पावर देखेगी। टडानो कॉन्फिडेंटली अपनी पावर्स दिखाता है, माइनस फायर एट्रीब्यूट और 1000 मैजिक पावर। वो अपनी इंप्रूवमेंट पर खुश होता है। कुसानागी नोट करता है कि स्टैंडर्ड्स अब भी उसके जमाने जैसे ही है।
फिर मेजुहा आती है और अपनी वाटर एट्रीब्यूट के साथ 2000 मैजिक पावर दिखाती है। सभी हैरान हो जाते हैं और टीचर दोनों की तारीफ करता है और कहता है कि यह फ्यूचर के ग्रेट मैजिशियंस बन सकते हैं। कुसानगी इससे डिसअपॉइंटेड होता है और सोचता है कि 2000 मैजिक पावर तो एमचर लेवल से ज्यादा कुछ नहीं। मिजुहा घमंड से उसे देखती है और अपने नोबल पावर को दिखाने की कोशिश करती है। वह सोचता है कि वह उसे घूर क्यों रही है। तभी टीचर उसे असेसमेंट्स के लिए बुलाता है। वह स्टूडेंट्स को कहते सुनता है कि पिछले साल उसकी परफॉर्मेंस कितनी खराब थी। तड़ानो को लगता है कि वह एम्बरेसिंग रिजल्ट दिखाएगा। मिजुहा भी सोचती है कि वह कितना पावर छुपा रहा है, लेकिन यकीन नहीं करती कि वह उसे पीछे छोड़ सकता है। कुसाने की पास्ट लाइफ में फेमस होने की परेशानी याद करता है और डिसाइड करता है कि वह अब पूरा पावर अनलीश करेगा। वह मुस्कुराता है और मशीन को चैलेंज करता है कि वह हिस्ट्री के सबसे महान सेज की ताकत को झेल सके। मशीन चमकने लगती है और एक तेज रोशनी की किरण पूरे बिल्डिंग से बाहर निकल जाती है। दूसरी क्लासेस के दो स्टूडेंट्स भी इसे नोटिस करते हैं। मिजुआ हैरान हो जाती है क्योंकि मशीन अजीब तरह से बिहेव कर रही है। फिर मशीन तेज चमकने लगती है और एक बड़ा धमाका होता है। सारे स्टूडेंट्स खुद को ब्लास्ट से बचाने में लग जाते हैं। हमारा लड़का डिसपॉइंटेड होता है कि मशीन इतनी जल्दी टूट गई, जबकि उसने अभी ठीक से कुछ किया ही नहीं। उसे शक है कि कोई भी उसका रियल मैजिक पावर सेंस नहीं कर पाया होगा। टीचर चिंता करता है कि सब ठीक है या नहीं। सब कहते हैं कि वह सेफ है। टीचर कुसानगी से पूछता है कि क्या वह ठीक है और कहता है कि वह तो एक्सप्लोजन के बीच में खड़ा था, लेकिन फिर भी सेफ रहा। यह लक ही है। उसे शक होता है कि शायद डिवाइस मेल फंक्शन हो गया है और अब कुसानगी की पावर और एट्रीब्यूट को मेजर करना नामुमकिन है। कुसानगी पूछता है कि वह इतना परेशान क्यों हो रहा है। टीचर कहता है कि उसे स्टूडेंट्स को कॉम्बैट क्लास के लिए ग्रुप्स में बांटना है और असेसमेंट के बिना डिसाइड करना मुश्किल है। वह टडानो से कहता है कि वह कुसानगी को अपनी ग्रुप में ले ले। टडानो इस मौके को देखकर मान जाता है ताकि वह उसे बुली कर सके। टीचर खुश होता है कि टडानो ने एग्री किया। टडानो कुसानागी के पास आता है और इवल एक्सप्रेशन के साथ कहता है कि वह कॉम्बैट क्लास में उसका इंतजार करेगा। सभी स्टूडेंट्स ओल्ड शिबुया पहुंचते हैं और टीचर बताते हैं कि वहां अब भी कुछ मॉन्स्टर्स रहते हैं जो ग्रेट कैलामिटी के वक्त बच गए थे। पुलिस और मैजिशियंस वहां रेगुलरली जाकर मॉन्स्टर्स से लड़ते हैं। एकेडमी के स्टूडेंट्स को भी किसी वजह से इसमें भाग लेना पड़ता है। टीचर कहता है कि घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि ज्यादातर मॉन्स्टर्स पहले ही खत्म किए जा चुके हैं। हमारा लड़का एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि प्रैक्टिकल क्लास होगी। उसे उम्मीद है कि स्टूडेंट्स कम से कम कुछ मॉन्स्टर्स तो मार सके, क्योंकि अब वह ग्रुप्स में काम करेंगे। उसे याद आता है कि वह कल रात यहां आया था, लेकिन अब उसे कुछ मॉन्स्टर्स की ऑरोरा महसूस हो रही है। वह सोचता है कि जब उसने कल सब साफ कर दिया था, तो अब फिर से मॉन्स्टर्स कहां से आ गए। कुछ लड़कियों को कंपटीशन की बात करते हुए सुनकर उसे हैरानी होती है कि प्रैक्टिकल क्लास में भी स्टूडेंट्स इतने केयरफ्री कैसे हैं। मिजुहा उसे गौर से देख रही होती है। टीचर प्रैक्टिकल क्लास शुरू करता है और कहता है कि सभी एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। टडानो प्रोटैगनिस्ट को नोटिस करता है और उसे बुलाता है। वह अपने ग्रुप के साथ आता है और कुसानी को कहता है कि वह वहीं खड़ा रहे और उनके काम में दखल न दे। तड़ानो साफ करता है कि अगर कुसानी की फिर से पंगा लेने की कोशिश करेगा तो वह बख्शेगा नहीं। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि अगर इन्हें उससे इतनी नफरत है तो उसे नजरअंदाज क्यों नहीं कर देते। तड़ानो गुस्से से कहता है कि वो बात ना करे। उसे समझ नहीं आता कि मिजोहा फिर भी उससे बात क्यों करती है, जबकि वह टोटली ट्रैश है। एमसी को हैरानी होती है और उसे पता चलता है कि टडानो को मिजोहा से फीलिंग्स है। टडानो गुस्से में आ जाता है। तभी प्रोटैगनिस्ट को कुछ महसूस होता है और बुलीज उस पर मैजिक से हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उन्हें रोकने की चेतावनी देता है। टडानो कहता है कि अब माफी से काम नहीं चलेगा। कुसानेगी उसे पीछे देखने को कहता है, लेकिन टडानो को लगता है कि वह कोई बहाना बना रहा है। टडानो जैसे ही पीछे देखता है,
पूरी ग्रुप एक टॉल मॉन्स्टर को देखकर डर जाती है। सब पसीने पसीने हो जाते हैं और सोचते हैं कि यह डीमन सोल्जर यहाँ क्या कर रहा है। बाकी बुलीज टडानो को हाइप करते हैं कि वह उसे हरा देगा। टडानो घबराए हुए चेहरे के साथ हाँ कहता है और फायर मैजिक से हमला करता है। एक एक्सप्लोजन होता है और सबको लगता है कि मॉन्स्टर मर गया, लेकिन स्मोक के हटते ही मॉन्स्टर वहीं खड़ा नजर आता है। टडानो के चेहरे से खून उतर जाता है और उसे कोई स्क्रैच तक नहीं दिखता। एमसी कहता है कि उसकी पैथेटिक लेवल 1 मैजिक डीमन सोल्जर पर कोई असर नहीं करेगी। मॉन्स्टर आगे बढ़ता है और पूरी ग्रुप डर जाती है। सब घुटनों पर गिर जाते हैं और कांपने लगते हैं। टडानो की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह डर के मारे पैंट में पेशाब कर देता है। लेकिन जैसे ही मॉन्स्टर उसे मारने वाला होता है, वह प्रोटैगनिस्ट की पावर महसूस करता है और पीछे हट जाता है। कुशासानगी आगे बढ़ता है और सोचता है कि मंसर को पता चल गया कि ग्रुप में सबसे ताकतवर कौन है। वह मॉन्स्टर से खुद भिड़ता है।